हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिस्ट्री एसएसटी के लिए जो जुलाई 2023 में पेपर होने वाला है सीटेट का लिए, उसके लिए एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो अनुप्रस्थ ऑर्डर तकनीक किस प्रकार की तकनीक है। ये है वास्तुकला की शैली की तकनीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। उससे अब हमें पूछा गया भी जो जलियांवाला बाग के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और कहाँ पे, अमृतसर में हुआ था। रोड सत्याग्रह कब हुआ। ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अकबरनामा पुस्तक वो किसने लिखी थी। अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अब्बुल फजल ने। अकबर के इतिहास, उसके जीवन, यानी कि अकबर से संबंधित सभी बातें अब्बुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा पुस्तक में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ साहिब में गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 70,000 गांव थे। अकबरनामा में जो है गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य भारत में कौन सी जनजाति फैली थी। गौड़ जनजाति फैली थी। और मध्य भारत में जो गोंडवाना जनजाति थी, गोंडवाना किसको कहा जाता था। गोंडवाना जो गौड़ लोगों द्वारा बसाया गया क्षेत्र था उसको गोंडवाना कहा जाता था। और ये छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा फैली हुई जाती थी। जो गौड़ लोग थे वो छोटे छोटे कबीले होते थे। इनके ये स्थानांतरित खेती करते थे और इनके छोटे छोटे कबीले होते थे। उस कबीले का एक राजा होता था जिसको राय कहा जाता था। जो गौड़ लोगों का सबसे बड़ा कबीला कौन सा था। गढ़कटंगा जो है इनका सबसे बड़ा जो है कबीला था। और गढ़कटंगा के बारे में हम जान लेते हैं ये कुछ बातें। जो कि गढ़कटंगा के राजा थे अमनदास उस समय, और अमनदास को संग्राम शाह के नाम से भी जाना जाता था। अमनदास के बाद इनका बेटा दलपत सिंह, और अमनदास के बाद हुआ इनका बेटा दलपत सिंह, उसका नाम था दलपत। और फिर दलपत की पत्नी का नाम था रानी दुर्गावती जो कि चंदेल वंश की राजकुमारी थी। उसका विवाह हुआ था दलपत सिंह के साथ। फिर इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वीर नारायण 5 वर्ष का हो गया था जब 1565 ईस्वी में मुगलों ने आक्रमण कर दिया आसफ खान के नेतृत्व में रानी दुर्गावती के साथ। उस समय दलपत सिंह और अमनदास यानी कि संग्राम शाह दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो रानी ने क्या किया, रानी अपने अंतिम सांस तक लड़ती रही और वीरगति को प्राप्त हो गई। और इसका 5 वर्षीय पुत्र जो कि वीर नारायण भी इसके साथ युद्ध में मारा गया। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंदरिया महादेव मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है खजुराहो। ये चंदेल वंश द्वारा बनाया गया मंदिर था, जिस चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और 999 ईस्वी में इस मंदिर को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज में खेल में विभाजित किया गया था। अहोम को, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में ये जाति पाई जाती है। 13वीं शताब्दी में अहोम लोग जो है म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। ये 13वीं शताब्दी में यहाँ आकर बसे थे। इनसे यहाँ आकर बसने से पहले जो यहाँ पर भूया लोग रहते थे, अहोम लोगों ने इनको हटा दिया था और अपना कब्जा यहाँ पर कर लिया था। अहोम राज्य जो बेगारी पर आधारित था। बेगारी प्रथा क्या होती है, जबरदस्ती कार्य करवाना। और जिस व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था उस व्यक्ति को जो है ये पाइक कहा जाता था। जिस व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाता था उसको पाइक कहा जाता था। इनका एक राजा होता था और कबीले को खेल कहा जाता था। यानी कि जो ये अहोम जनजाति है इसमें क्या कहा जाता था, कबीले को खेल कहा जाता था। इसके बाद शिव सिंह राजा बना 1714 से 1744 में। उसने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। अहोम लोगों की एक हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री को क्या कहा जाता था, उस हिस्ट्री का क्या नाम था। उस हिस्ट्री का नाम था बुरंजी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भी अहोम लोगों की जो हिस्ट्री थी उसको क्या कहा जाता था, बुरंजी। ये बुरंजी जो है पहले अहोम भाषा में लिखी गई, उसके बाद फिर असमी भाषा में इसका विवरण किया गया। पढ़े लिखे लोग होते थे अहोम राज्य जो है, अहोम लोग जो है पढ़े लिखे लोग होते थे। जो कंदरिया महादेव का निर्माण हमने पहले पढ़ा था भी चंदेल वंश के काल में हुआ था। चंदेल वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आया है भी जो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था। धंग देव राजा 999 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने थानेश्वर में। और इस वंश का महान शासक कौन था? हर्षवर्धन। जो बाणभट्ट की रचना से तथा बांसखेड़ा व मधुवन के ताम्रपत्र अभिलेख से हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन ने 505 से 580 तक शासन किया था। ये हम देख लेते हैं थोड़ा कुछ, जो बाणभट्ट, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि पुष्यभूति वंश के शासकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो नरवर्धन, राज्य और आदित्यवर्धन थे, इन्होंने 505 से लेकर 580 तक शासन किया। हर्षवर्धन जो कवि था, हर्षवर्धन के जो कवि थे बाणभट्ट, उनकी रचना से हमें पता चलता है। और बांसखेड़ा, मधुवन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलता है कि जो नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, ये तीनों पुष्यभूति वंश के शासक थे। इनके बारे में हमें बांसखेड़ा अभिलेख और बाणभट्ट की रचनाओं से, ताम्रपत्रों से पता चलता है भी इन्होंने 505 ईस्वी लेकर 580 ईस्वी तक शासन किया था। ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, इसी कारण इनको जो है महाराज की उपाधि दी गई थी। उसके बाद हमारा आता है उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो बाणभट्ट था वो कौन था? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के कवि थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रभाकर वर्धन है उसके बारे में जानेंगे। प्रभाकर वर्धन 580 से 505 ईस्वी पुष्यभूति वंश का स्वतंत्र शासक था। इसको कौन सी उपाधि मिली थी? इसको महाराजा धीरज तथा परम बटारक की उपाधि मिली हुई थी। इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करें। जो प्रभाकर वर्धन है 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन ने पुष्यभूति वंश का ये प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसको महाराजा धीरज तथा परम बटारक की उपाधि धारण की थी। उसने 1580 से लेकर 605 तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में अनेक युद्धों में भाग लिया। बाणभट्ट ने उसकी प्रशंसा में, जो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के कवि थे, उन्होंने क्या कहा? प्रशंसा करते हुए कहा है भी, जो प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा करते हुए इन्होंने क्या कहा है भी, ये हुणों के लिए तो एक शेर, यानी कि जो हुण लोगों ने आक्रमण किया था उनके लिए तो एक शेर के रूप में प्रसिद्ध हुए। और जो सिंधु देश के लिए एक जबर बताया गया इनको। प्रभाकर वर्धन की संतान कौन सी थी? प्रभाकर वर्धन की संतानें थी राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। ये तीनों भाई बहनें थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यवर्धन के बारे में। राज्यवर्धन कौन थे? राज्यवर्धन 605 से 606 ईस्वी तक जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद आए जो प्रभाकर वर्धन के बाद 605 से 600, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद 605 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन जो है थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसने भी महाराजा धीरज और परम बटारक की उपाधि धारण की। उसके बाद जो उसके पिता सासी ये थे, इनके बाद क्या हुआ? इनके बाद इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है, जो मालवा के शासक थे देवगुप्त। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है भी, मालवा के शासक कौन थे? मालवा के शासक थे देवगुप्त। और गौड़ प्रदेश के राजा कौन थे? शशांक। मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ प्रदेश के राजा शशांक और वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने क्या किया? संयुक्त रूप से जो हर्षवर्धन का बहनोई था, यानी कि उसकी बहन का पति था, वो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन मोखरी के साथ युद्ध करके हत्या कर दी तथा उसकी बहन राज्यश्री, ये राज्यश्री कौन थी? हर्षवर्धन की बहन और प्रभाकर वर्धन की पुत्री, को बंदी बना लिया। ये समाचार सुनकर राज्यवर्धन यानी कि प्रभाकर वर्धन के जो बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोधित तो होंगे क्योंकि इनकी बहन को उन्होंने बंदी बना लिया। फिर इनको क्या किया? इन्होंने 10,000 सैनिक के साथ युद्ध करने को तैयार हो गए। इस संकट के समय राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने भी उनका साथ दिया। हर्षवर्धन बहुत ही छोटी उम्र के थे। फिर उन्होंने क्या किया? आग्रह किया कि राज्यवर्धन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है, क्योंकि राज्यवर्धन बहुत ही शक्तिशाली थे। राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त को जो है पराजित कर दिया, परंतु गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हमारा क्वेश्चन आ सकता है भी, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने जो है हर्षवर्धन की नहीं, राज्यवर्धन की 606 ईस्वी में हत्या कर दी थी। और जो है देवगुप्त को किसने हराया था? मालवा के शासक देवगुप्त को किसने हराया था? मालवा के शासक देवगुप्त को हराया था राज्यवर्धन ने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन के काल में। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, जो हमने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट सीटेट के एग्जाम के लिए कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अपने प्यार और सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।